हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक्स और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो बेटा, जब हम किंगडम फंजाई की बात कर रहे हैं तो उसमें जनरल फीचर्स अगर हम देखें तो ये सारे के सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था? तो बेटा इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विटेकर। विटेकर ने इंट्रोड्यूस करा था अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, है ना। अब ये सारे के सारे यूकेरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी में और इनके हैबिटेट्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो एयर में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल्स के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला है कि कॉस्मोपॉलिटन होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। कैसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं? तो बेटा ये वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश कर पाते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ज़्यादातर कैसे हैं बेटा? मल्टी सेलर हैं एंड फिलामेंटस होते हैं। कुछ यूनिसेलर फॉर्म्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि आपके पास यूनिसेलर फॉर्म्स में देखने को मिल जाता है ईस्ट, है ना। अब अगर हम लेकिन ज़्यादातर तो मल्टी सेलर हैं। अभी जो मल्टी सेलुलर फॉर्म्स हैं उसमें बॉडी किस तरीके की होती है? तो बेटा बॉडी बनी होती है थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स की, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप नाम दे देते हो हाइफी। अब हाइफी ना, बहुत सारे हाइफी मिलते हैं। जैसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ये तो हाइफी हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि हाइफी जो हैं वो आपस में बहुत सारे क्या होंगे? मिलेंगे और मिलकर एक नेटवर्क जैसा बना लेंगे। और इस नेटवर्क को आप क्या नाम दोगे बेटा? माइसीलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। इसके अलावा जो यहाँ सेल है उसमें सेल वॉल किसकी बनी है बेटा? काइटिन की बनी है। ठीक है, तो ज़्यादातर तो यही काइटिन की बनी होती है। अब अगर हम सिर्फ हाइफी की बात करें तो हाइफी बेटा दो तरीके की होती है। एक वो जिसमें सेप्टा है और एक वो जिसमें सेप्टा नहीं है। जिसमें सेप्टा नहीं है उसको आप बोलते हो बेटा ए सेप्टेट। ठीक है, और जिसमें सेप्टा है उसको आप बोलते हो बेटा सेप्टेट। ठीक है। अब जहाँ सेप्टा नहीं है वहाँ पे तो सारे न्यूक्लियस सेम फिलामेंट में प्रेजेंट है, और अगर सारे न्यूक्लियस सेम फिलामेंट में प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को आप बोल रहे हो बेटा सीनोसिटिक। सीनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर सारे के सारे सेप्टा, ये सेप्टा है तो हर न्यूक्लियस अलग अलग सेल में प्रेजेंट होगा, और अलग अलग सेल में प्रेजेंट है तो यहाँ पे कंडीशन कैसी हो जाएगी बेटा? ए सीनोसिटिक कंडीशन वुड बी ए सीनोसिटिक कंडीशन होगी। ठीक है। अब जब सेप्टा प्रेजेंट है तो सेल्स को कम्युनिकेट करने के लिए अपने साइटोप्लाज्म को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब अगर साइटोप्लाज्म को एक्सचेंज करना चाहिए तो इस सेप्टा में कोई गैप होना चाहिए ना। तो इस गैप दो तरीके का है। एक तो होता है बेटा सिंपल सा पोर, उसको आप बोलोगे सिंपल पोर सेप्टा। और दूसरे केस में क्या होगा? एक स्पेसिफिक तरीके का बैरल शेप्ड पोर होता है, और इस बैरल शेप्ड पोर को आप बोलते हो बेटा डोली पोर सेप्टा। क्या बोलोगे? डोली पोर सेप्टा। डोली पोर सेप्टा बोलोगे। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सा सेप्टा या कौन सी कंडीशन कहाँ प्रेजेंट होती है। बट अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हाइफी दो तरीके की होती है, एक जिसमें सेप्टा नहीं है और दूसरा जिसमें सेप्टा है। और अगर सेप्टा है तो उसमें पोर किस तरीके का है। ठीक है। अब आगे अब बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो बेटा सारी की सारी हेटेरोट्रॉफिक है, तो या तो पैरासिटिक मोड दिखेगा या सैप्रोफिटिक दिखेगा या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखेगा। जब हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बेटा जितनी भी डिजीज़ कॉज करने वाली फंजाई होती है सारी की सारी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगी। लेकिन जब हम सैप्रोफिटिक की बात करते हैं तो उसमें मशरूम आ जाता है, राइजोपस आ जाता है और म्यूकर आ जाता है। और सिम्बायोटिक में बेटा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम है माइकोराइजा और दूसरे का नाम है बेटा लाइकन्स। इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल फीचर्स थे और ये बेटा बेसिकली उसके हाइफी के बारे में था कि कैसा होता है हाइफी। अब अगर हम रिप्रोडक्शन देख ले बैक्टीरिया में तो वहाँ 3 तरीके का पाया जाता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, फिजन होगा और बडिंग होगी। फिजन बडिंग वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी जहाँ यूनिसेलुलर फॉर्म्स देखने को मिलती है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है बेटा? स्पोर्स के थ्रू होता है, और स्पोर्स में एक स्पोर है ज़ूस्पोर, दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर, तीसरा है बेटा कोनिडिया। अब इसमें ज़ूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर जो एंडोजिनस स्पोर्स हैं, एंडोजिनस स्पोर्स का मतलब होता है जो किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं। ज़ूस्पोर ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर बनता है, स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजियो स्पोरेंजियम के अंदर बनता है।
कोनिडिया जो है वो एक एक्सोजिनस स्पोर है, ये बाहर बनता है, स्टेरिगमाटा पे ये बेसिपिटल मैनर में अरेंज्ड रहता है। तीसरा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होता है, जिसमें oospore आता है, जाइगोस्पोर आता है, एस्कोस्पोर आता है, बेसिडियोस्पोर आता है। अब इसमें भी एस्कोस्पोर जो है वो एंडोजिनस है और बेसिडियोस्पोर जो है वो एक्सोजिनस है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद जाके देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ स्पोर के नाम याद रखने हैं कि oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर ये सारे सेक्सुअल स्पोर्स हैं, लेकिन जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर आता है मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना, मतलब 2 सेल्स फ्यूज होंगे जिसमें न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सब फ्यूज हो जाएगा। फिर आता है कैरियोगैमी, कैरियोगैमी में बेटा न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाते हैं। और फिर आता है मियोसिस, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें डायग्रामेटिकली लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई में, तो लोअर फंजाई हम किस किस को मान लें बेटा? तो लोअर फंजाई में हमारे आते हैं मेंबर्स कौन कौन से? एक तो आते हैं हमारे पास बेटा फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर, जिसमें आपके पास ooमाइसिटीज़ भी आ जाती हैं, और दूसरे हमारे जाइगोमाइसिटीज़ के मेंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ooमाइसिटीज़ एंड जाइगोमाइसिटीज़ के मेंबर्स दोनों लोअर फंजाई के पार्ट होते हैं। हायर फंजाई में आपके पास क्या आ रहा है बेटा? हायर फंजाई में आ रहा है आपके पास एस्कोमाइसिटीज़ एंड आपके पास आ रहा है बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ ये आपके हायर फंजाई में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जब लोअर, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट चाहिए, एक प्लस स्ट्रेन वाला, दूसरा माइनस स्ट्रेन वाला। 2 पेरेंट मिल गए, एक प्लस स्ट्रेन वाला, दूसरा माइनस स्ट्रेन वाला। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बनाया? गैमेट बनाया। ठीक है, लोअर फंजाई में गैमेट बन जाते हैं, लोअर फंजाई में गैमेट बन जाते हैं। ठीक है, गैमेट बनाए। अब गैमेट में सबसे पहले बेटा यहाँ पर प्लाज्मोगैमी होगी। सबसे पहले क्या होगी बेटा? प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी होगी तो बेटा प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, अभी प्लाज्मोगैमी करते हुए दिखा रहा है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, और प्लाज्मोगैमी होने के बाद क्या होगी? कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी होने के बाद जो सेल बनेगी इसको आप नाम दोगे, जो सेल बनी है इसको आप नाम दे रहे हो जाइगोट। तो बना क्या है बेटा? जाइगोट। अब ये जो गैमेट है ये हैप्लॉइड है, ये गैमेट है ये भी हैप्लॉइड है। दोनों हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज हुए तो कैसा स्ट्रक्चर बना है बेटा? डिप्लॉइड। और इसी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला है? जाइगोट। अब जब आप इस जाइगोट को ooमाइसिटीज़ के केस में देख रहे हो तो इस जाइगोट का ooमाइसिटीज़ के केस में नाम पड़ेगा oospore। लेकिन जब आप इस जाइगोट को जाइगोस्पोमाइसिटीज़ के केस में देख रहे हो तो इस जाइगोट का नाम होगा जाइगोस्पोर। तो बेटा oospore और जाइगोस्पोर और कुछ नहीं है, ये जाइगोट ही है। तो इसका मतलब oospore डिप्लॉइड है, जाइगोस्पोर भी डिप्लॉइड है। अब इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में होगा मियोसिस, और मियोसिस के बाद बनेंगे 4 हैप्लॉइड मियोस्पोर्स, और ये मियोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और वापस से थैलस बनाएंगे। लोअर फंजाई में तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ देखने को मिल जाती है, लेकिन जब आप हायर फंजाई में बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरा नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ बेटा जब आप हायर फंजाई में बात करते हो, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात करते हो, तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते, नो सेक्स ऑर्गन्स, नो सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते बेटा। गैमेटेंजिया नहीं बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब गैमेटेंजिया नहीं बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है गैमीट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो इस केस में ज़्यादातर देखने को क्या मिलेगा? आपके पास एक प्लस स्ट्रेन वाला थैलस है और एक माइनस स्ट्रेन वाला थैलस है। ठीक है, दोनों की बॉडी फ्यूज हो जाती है, सोमैटोगैमी देखने को मिलती है, सोमैटिक फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर हो रहा है आपका प्लाज्मोगैमी देखने को मिल रही है। सबसे पहले क्या होगा बेटा? प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी जो होगी वो जब पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके तुरंत बाद कैरियोगैमी नहीं होगी। यहाँ पर क्या हुआ था? जैसे ही प्लाज्मोगैमी उसी के तुरंत बाद क्या हो गया बेटा? कैरियोगैमी हो गई, इमीडिएट कैरियोगैमी हो गई थी लोअर फंजाई में। लेकिन हायर फंजाई में इमीडिएट कैरियोगैमी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस दिखते हैं, और इस स्टेज को आप नाम देते हो डाइकैरियोटिक सेल या डाइकैरियोन नाम दे देते हो। ठीक है, अब ये जो डाइकैरियोन है इसका फेट डिपेंड करता है कि आप किस फंजाई की बात कर रहे हो। अगर आप एस्कोमाइसिटीज़ की बात कर रहे हो तो ये डाइकैरियोटिक सेल एस्कस बना लेगी, और अगर आप बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात कर रहे हो तो डाइकैरियोटिक सेल बेसिडियम बना लेगी। ठीक है, अब एस्कस और बेसिडियम, अगर एस्कस हम बोल रहे हैं तो बेटा एस्कस जो होता है ये सैक लाइक होता है, और बेसिडियम जो होता है ये बेटा क्लब शेप्ड
होता है, ठीक है। अब एस्कस या बेसिडियम बनने के बाद यहाँ पर क्या इवेंट आएगा बेटा, कैरियोगैमी देखने को मिलेगा, ठीक है। कैरियोगैमी हुआ। अब कैरियोगैमी कहाँ हुआ, किस जगह हुआ है, तो बेटा एस्कोमाइसिटीज के केस में एस्कस में हुआ है, बेसिडोमाइसिटीज के केस में बेसिडियम में हुआ है। अब कैरियोगैमी होने के बाद क्या बनता है बेटा, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है इन एस्कस एंड अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस इन बेसिडियम, ठीक है। अभी जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना है इसके अंदर क्या होगा बेटा, थर्ड स्टेप जो था मियोसिस। तो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसके अंदर मियोसिस होगा। अब बेटा मियोसिस किस जगह हो रहा है, तो एस्कोमाइसिटीज के केस में एस्कस के अंदर हो रहा है, बेसिडोमाइसिटीज के केस में बेसिडियम के अंदर हो रहा है। अब जब ये मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। अब ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो सकता है यहीं स्पोर बना ले, या फिर इनके पास ऑप्शन होता है कि एक माइटोसिस करें, 8 न्यूक्लियस बने और वो 8 न्यूक्लियस फिर जाकर 8 एस्कोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाए। और ये एस्कोस्पोर्स कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस के बाद बन रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा, बेसिडियोमाइसिटीज में जो 4 न्यूक्लियस बने हैं ये बाहर की तरफ आना चालू करेंगे, दे मूव आउटसाइड, और ये स्टेरिगमाटा पे बाहर की तरफ अरेंज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे बेटा, अपने आप को बेसिडियोस्पोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और बिकॉज ये भी आफ्टर मियोसिस बने इसलिए इनकी प्लोइडी भी क्या होनी चाहिए बेटा, हैप्लोइड होनी चाहिए, ठीक है। तो लोअर फंजाई और हायर फंजाई में काफ़ी डिफरेंस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लोअर फंजाई में बहुत सिंपल है, गैमीट आया, गैमीट ने प्लाज्मोगैमी करी, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी कर ली, और अगर तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाएगी तो डाइकैरियोटिक सेल तो देखने को मिलेगी ही नहीं। जो फ्यूजन के बाद कैरियोगैमी के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको जाइगोट बना, जाइगोट बोला, और जाइगोट ऊमाइसिटीज के केस में ऊस्पोर कहलाता है, जाइगोमाइसिटीज के केस में जाइगोस्पोर कहलाएगा। और फिर उस ऊस्पोर या जाइगोस्पोर में मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मियोस्पोर्स बन जाएंगे। लेकिन हायर फंजाई में तो गैमेटेंजिया बनता ही नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स बनते ही नहीं है, तो वहाँ पे बॉडी ही फ्यूज़ करती है। बॉडी फ्यूज़ करती है तो बेटा प्लाज्मोगैमी होती है, और प्लाज्मोगैमी के इमीडिएट बाद कैरियोगैमी नहीं होती है, जिसकी वजह से एक डाइकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी। और ये डाइकैरियोटिक सेल फिर आगे या तो एस्कस बनाएगी या बेसिडियम बनाएगी। एस्कोमाइसिटीज में एस्कस बनाएगी, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम बनाएगी। और इस एस्कस में 2 न्यूक्लियस है, इस बेसिडियम में भी 2 न्यूक्लियस है। इस एस्कस और बेसिडियम बनने के बाद कैरियोगैमी होगी, जिसकी वजह से डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा, और उसके बाद उसमें मियोसिस होगा, जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे, और वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस या तो वहीं पे स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे एस्कोमाइसिटीज के केस में, या फिर वो एक और माइटोसिस करके 8 न्यूक्लियस बनेंगे, और वो 8 न्यूक्लियस फिर 8 एस्कोस्पोर्स बना लेंगे। दूसरी तरफ जो 4 न्यूक्लियस बने थे बेसिडियम के अंदर, वो बाहर की तरफ आके अरेंज होंगे और बेसिडियोस्पोर्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है इन लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई। अब जितनी क्लासेज है हमारे पास फंजाई की उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। देखो बेटा हमारे पास क्या क्या पढ़ने को है, ऊमाइसिटीज़ है, जाइगोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडोमाइसिटीज़ है, एंड क्या है बेटा हमारे पास यूटेरोमाइसिटीज़ की मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास पढ़ने को है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है कॉमन नेम। कॉमनली क्या कहते हैं, ऊमाइसिटीज़ को एग फंजाई बोलते हैं, जाइगोमाइसिटीज़ को कॉन्जुगेट फंजाई, एस्कोमाइसिटीज़ को सेक फंजाई, बेसिडोमाइसिटीज़ को क्लब फंजाई, यूटेरोमाइसिटीज़ को क्या बोला है बेटा, इम्परफेक्ट फंजाई बोला है, ठीक है। अब अगर हैबिटेट की बात करी जाए, कहाँ रहते हैं, तो बेटा ओमाइसिटीज़ के मेंबर ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो प्लांट के ऊपर पैरासाइट की तरह भी पाए जा सकते हैं। जाइगोमाइसिटीज़ ज़्यादातर ज़मीन पे पाई जाती हैं, जैसे कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे पाए जा सकते हैं, और डंक के ऊपर पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉप्रोफिलस हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी कॉप्रोफिलस, ये भी कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। या इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज़ जो होते हैं सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर, पैरासाइट्स मतलब डिजीज़ कॉज करेंगे, डिकम्पोजर्स की तरह काम करेंगे, कॉप्रोफिलस होते हैं मतलब डंग के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। बेसिडोमाइसिटीज़ टेरेस्ट्रियल होती हैं, सॉइल पे पाया जाएगा, लॉग्स पे, ट्री की स्टम्प पे पाया जा सकता है, प्लांट के ऊपर पैरासाइट की तरह भी पाया जा सकता है। डिटेरोमाइसिटीज़ जो होते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं एंड डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। तो ये तो हो गया हैबिटेट के बारे में। अब हाइफी हमने डिस्कस करी थी कि हाइफी कैसी हो सकती है, एसेप्टेट या सेप्टेट। तो ओमाइसिटीज़ है और जो जाइगोमाइसिटीज़ है वहाँ एसेप्टेट होती है, बाकी सब जगह कैसी है बेटा, सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट है। इसके अलावा जहाँ एसेप्टेट था वहाँ कैसी थी, सिनोसिटिक थी, है ना। एसेप्टेट में एसिनोसिटिक होगी, साथ में और कैसी होगी बेटा, ब्रांच्ड होगी, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल की बात करें तो वैसे तो काइटिन की बनी होती है, लेकिन ओमाइसिटीज़ के मेंबर में सेलुलोज की होती है, बाकी सारे में काइटिन की बनी होती है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा फ्रेगमेंटेशन तो सभी क्लासेस में देखने को मिलेगा, सभी ग्रुप्स में देखने को मिलेगा, लेकिन बडिंग और बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलता है एस्कोमैसिटीज में, क्योंकि इसको इस से बिलोंग करते हैं बेटा हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर फंजाई देखने को मिलती है इस ग्रुप से। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 3 स्पोर्स पढ़े थे, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया। तो ओमाइसिटीज़ में ज़ूस्पोर, ज़ाइगोमाइसिटीज़ में स्पोरेंजियोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज़ में कोनिडिया, डिटेरोमाइसिटीज़ में भी कोनिडिया, और बेसिडियोमाइसिटीज़ में तो होता ही नहीं है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में एब्सेंट होता है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा ओमाइसिटीज़ में है, ज़ाइगोमाइसिटीज़ में भी है, एस्कोमाइसिटीज़ में है, बेसिडियोमाइसिटीज़ में है, बट जो ये डिटेरोमाइसिटीज़ होते हैं यहाँ पर नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा अगर हम सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो बेटा सेक्स ऑर्गन्स ओमाइसिटीज़ में होते हैं, ज़ाइगोमाइसिटीज़ में बनते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ में कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते, बेसिडियोमाइसिटीज़ में नहीं होते, और डिटेरोमाइसिटीज़ में तो एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है। प्लाज्मोगैमी कैसे होती है? तो बेटा ओमाइसिटीज़ में जब गैमेट्स फ्यूज़ होंगे तो प्लाज्मोगैमी होगी। ज़ाइगोमाइसिटीज़ में जो गैमेटेंजा जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में तो गैमेट भी फ्यूज़ कर सकते हैं, गैमेटेंजा भी फ्यूज़ कर सकता है, बॉडी भी फ्यूज़ कर सकती है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में सोमैटिक सेल्स या बॉडी फ्यूज़ करती है, और जो डिटेरोमाइसिटीज़ में वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है। डाइकैरियोन स्टेज कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता? अब डाइकैरियोन स्टेज तो कहाँ दिखता है? हायर फंजाई में दिखता है। हायर फंजाई कौन कौन है बेटा? एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। डिटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो एप्लीकेबल ही नहीं है। लोअर फंजाई में डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। अब डाइकैरियोटिक स्टेज जो होती है उसका फेट क्या है, वो आगे जाके बनेगी क्या? तो बेटा फेट ऑफ डाइकैरियोन जहाँ है नहीं तो वहाँ पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन जहाँ है तो वहाँ पे हमें पता है कि एस्कोमाइसिटीज़ में वो एस्कर बनाती है और बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियम बनाती है, डिटेरोमाइसिटीज़ में तो है ही नहीं। ठीक है, अब अगर हम आगे थोड़ी और बात कर लें तो ओमाइसिटीज़ के मेंबर में कैरियोगैमी की बात करें तो बेटा जहाँ डाइकैरियोन स्टेज मिल रहा है वहाँ कैरियोगैमी ऑब्वियस सी बात है कैसी है, डिलेड हुई होगी। तो एस्कोमाइसिटीज़ बेसिडियोमाइसिटीज़ में डिलेड हुई है, लेकिन जहाँ डाइकैरियोन स्टेज नहीं दिख रही वहाँ इमीडिएट कैरियोगैमी हुई होगी, यही हुआ होगा। डिटेरोमाइसिटीज़ में एप्लीकेबल ही नहीं है ये चीज़। कैरियोगैमी के बाद बनता क्या है बेटा? ओमाइसिटीज़ में कैरियोगैमी के बाद oospore बनता है, ज़ाइगोमाइसिटीज़ में ज़ाइगोस्पोर बनता है। oospore कैसा है बेटा? डिप्लॉयड है। ज़ाइगोस्पोर कैसा है? डिप्लॉयड है। और एस्कोमाइसिटीज़ में एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है इनसाइड एस्कस। बेसिडियोमाइसिटीज़ में इनसाइड एक डिप्लॉयड बेसिडियम बनता है, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है इनसाइड ऑफ बेसिडियम। ओमाइसिटीज़ में ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है दैट इज़ मियोसिस। मियोसिस कहाँ होता है? तो बेटा ओमाइसिटीज़ में oospore में होगा, ज़ाइगोमाइसिटीज़ में ज़ाइगोस्पोर का होगा, एस्कोमाइसिटीज़ में डिप्लॉयड न्यूक्लियस का होगा जो किसके अंदर है? एस्कस के अंदर है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में डिप्लॉयड न्यूक्लियस का होगा जो बेसिडियम के अंदर है, और डिटेरोमाइसिटीज़ में तो एप्लीकेबल ही नहीं है। मियोसिस के बाद क्या बनता है? रिजल्ट क्या है मियोसिस का बेटा? जो मियोसिस का प्रोडक्ट क्या होता है? ओमाइसिटीज़ के केस में 4 हैप्लॉइड मियोस्पोर्स मिलते हैं, ज़ाइगोमाइसिटीज़ के केस में भी 4 हैप्लॉइड मियोस्पोर्स बनते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ के केस में एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कस के अंदर, और जो एस्कोस्पोर्स होते हैं इनकी प्लॉइडी क्या है बेटा? हैप्लॉइड। इसके अलावा बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं कहाँ? बेसिडियम के बाहर। बेसिडियोस्पोर्स की प्लॉइडी क्या है बेटा? एन ही है, और डिटेरोमाइसिटीज़ के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है ये चीज़। इसके बाद फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी? तो बेटा ओमाइसिटीज़ में नहीं होती, ज़ाइगोमाइसिटीज़ में नहीं होती, एस्कोमाइसिटीज़ में होती है जिसका नाम क्या है? एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज़ में होती है जिसका नाम क्या है? बेसिडियोकार्प। डिटेरोमाइसिटीज़ में होती ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास बारी आती है एग्जाम्पल्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे ओमाइसिटीज़ में एक एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा, दूसरा है एल्ब्यूको। ठीक है, फाइटोप्थोरा एक डिजीज़ करता है जिसको आप बोलते हो बेटा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको आप बोलते हो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, एल्ब्यूको कॉज करता है एक डिजीज जिसको आप बोलते हो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ठीक है, इसके अलावा ज़ाइगोमाइसिटीज़ में राइजोपस आता है, म्यूकर आता है। राइजोपस को आप नाम देते हो बेटा डंग माउल्ड, डंग मोल्ड। ठीक है, म्यूकर क्या होता है? म्यूकर इज पिन मोल्ड। ठीक है, इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज़ में एक आता है हमारे पास पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हमें मिली थी फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक कहाँ से मिली थी? पेनिसिलियम से मिली थी। दूसरा आता है एस्परजिलस नाइजर।
इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? वीड ऑफ लेबोरेटरी बोला जाता है। इसके अलावा बारी आती है न्यूरोस्पोरा करासा की। न्यूरोस्पोरा करासा जो है ये ऑर्गेनिज्म, इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हो। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हो, ठीक है। क्यों बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम? क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल और जेनेटिक स्टडीज़ करी जाती हैं। इसके अलावा क्लैपिसस भी है जो ऑर्गेट ऑफ राई नाम की डिजीज़ कॉज करता है। ईस्ट है जिसमें बेकर सिस्ट, ब्रूअर सिस्ट आती है। मोरल्स और ट्रफल्स है जिसको डेलिकेसीज कंसिडर किया जाता है। यार डेलिकेसीज, ठीक है, डेलिकेसीज हैं, बहुत महंगी आती हैं। ईस्ट को आप ब्रूइंग या बेकरी या ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। बेकिंग ईस्ट हो सकती है या फिर ब्रूइंग ईस्ट हो सकती है। और ये क्लैपिसस एक डिजीज़ कोज करता है जिसका नाम है बेटा ऑर्गेट ऑफ राई, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स और उससे होने वाली डिजीज़ या उसके फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ में बेटा आपके पास आता है पफ पोल्स, ब्रैकेट फंजाई, बर्डनस फंजाई। इसके अलावा मशरूम्स आते हैं जिसमें एक आता है गैरिकस, दूसरा आता है मैनेटा। अब यहाँ याद रखना है, गैरिकस खा सकते हो, एडेबल हो, कुछ नहीं होगा खाने से। मैनेटा मत खाना, मर जाओगे, इट इज़ पॉइजनस होता है, ठीक है। इसके अलावा पक्सीनिया है। पक्सीनिया जो होता है वो रस्ट डिजीज़ कोज करता है। कौन सी डिजीज़? रस्ट डिजीज़। और जो अस्टिलागो होता है वो स्मट डिजीज़ कोज करता है। कौन सी डिजीज़ बेटा? इट कॉजेज स्मट डिजीज़ कॉज करता है। इसके अलावा बेटा डिटेरोमाइसिटीज़ में अल्टरनेरिया आ गया जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज करेगा। कोलिटोट्राइकम आ गया है, ट्राइकोफाइटोन आ गया है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम आ गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो जो एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब इसके अलावा डिटेरोमाइसिटीज़ को हम बोल रहे हैं कि डिटेरोमाइसिटीज़ को आप बोलते हो दे आर इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हो बेटा आप इसको? इम्परफेक्ट फंजाई। पर इम्परफेक्ट फंजाई है क्यों? क्योंकि देखो बेटा इसमें एसेक्सुअल स्टेज तो पता है आपको, लेकिन सेक्सुअल साइंटिस्ट ने इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होती है उसको अभी डिस्कवर नहीं करा है। इसलिए क्योंकि इनमें एसेक्सुअल स्टेज अभी डिस्कवर्ड नहीं है, इसलिए इनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया और उस ग्रुप का नाम बोल दिया गया डिटेरोमाइसिटीज़ या फिर इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। अब हो सकता है ना कि आज हमें शायद उसकी सेक्सुअल स्टेज मिली ना हो, लेकिन आगे जाके मिल जाए। यहाँ पे लिखा भी है जैसे जैसे रिसर्च प्रोग्रेस करेगी तो सेक्सुअल स्टेज ऑफ मैनी डिटेरोमाइसिटीज़ वर डिस्कवर्ड। बहुत सारे ऐसे डिटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर्स होंगे जिसकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हुई, और कुछ में पता चला, कुछ में एस्कोस्पोर बन रहा था, कुछ में बेटा बेसिडियोस्पोर बन रहा था। जिसमें एस्कोस्पोर बन रहा था उसको एस्कोमाइसिटीज़ में डाल दिया, जिसमें बेसिडियोस्पोर बन रहा था उसको बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाल दिया। तो जो डिटेरोमाइसिटीज़ है वो एक नेचुरल टैक्सोनॉमिक ग्रुप नहीं है, एक टेम्पररी ग्रुपिंग है फंजाई की, जहां आप उन ऑर्गेनिजम्स को रख रहे हो, उन फंजाई को रख रहे हो जहाँ पे सेक्सुअल स्टेज का पता नहीं है। जैसे ही सेक्सुअल स्टेज का पता लग जाता है वैसे ही आप इसको उठाकर निकाल कर किसी दूसरे ग्रुप में डाल देते हो, जो भी सूटेबल ग्रुप होगा वहाँ डाल देते हो, ठीक है। तो डिटेरोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। या फिर यह बोल सकते हो कि इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है। जैसे ही हमें देखने को मिल जाएगा तो हम उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ से उठा के या तो एस्कोमाइसिटीज़ में डाल देंगे या बेसिडियोमाइसिटीज़ में डाल देंगे, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो बेटा दो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं, एक का नाम है माइकोराइजा और दूसरे का नाम है बेटा लाइकेंस। दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सबसे पहले अगर हम माइकोराइजा देख ले तो बेटा माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस के बीच का? फंजाई होती है और हायर प्लांट्स की रूट होती है। उसमें दो पार्टनर है, एक फंजाई और दूसरा कौन पार्टनर है? रूट। बेटा दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। फंजाई प्लांट के लिए कुछ करेगी, बदले में प्लांट जो होगा फंजाई के लिए कुछ करेगा। देखो फंजाई रूट ऑफ द प्लांट क्या करती है, क्या देगी? ज़्यादा फूड दे देगी। प्लांट क्या देगा? फंजाई को फूड देगा। बदले में फंजाई को क्या देना पड़ेगा? तो बेटा फंजाई इंक्रीज करता है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, इन सब का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और इसके अलावा रूट बॉर्न पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो माइकोराइजा में तो यही याद रखना है अभी के लिए। अब जो लाइकन्स होते हैं माइकोराइजा के अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें आपके पास आते हैं बेटा लाइकन्स। तो दो दिल एक जान वाला सिस्टम है यहाँ पे। मतलब ये
अगर आपको दिख गए तो आप ये पहचान नहीं पाओगे कि एक सिंगल इंडिविजुअल है या दो इंडिविजुअल्स एक साथ मौजूद हैं। ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लेकिन इसमें कौन कौन है, एल्गी, और दूसरा पार्टनर कौन है, फंजाई। बेटा एक एल्गी है, एल्गी फंजाई के लिए कुछ करेगी, बदले में फंजाई को भी एल्गी के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एल्गी क्या करती है, तो बेटा एल्गी फूड बना के देती है। एल्गी फूड को बना पाती है, पहली बात तो ये कुछ चीज़ें जानो। जैसे एल्गी जो होता है दैट इज़ अ फाइकोबायोंट। फाइकोबायोंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होता है या होती है, जो भी आप मान लो। जो फंजाई होता है वो माइकोबायोंट होता है, दैट इज़ माइकोबायोंट। और अगर माइकोबायोंट है तो इट इज़ नॉन फोटोसिंथेटिक, खाना नहीं बना सकती, ठीक है। तो बेटा खाना बनाने का काम किसका है, एल्गी का। एल्गी फंजाई को क्या बना के देगी, खाना। बदले में फंजाई एल्गी को क्या देगा, तो बेटा फंजाई एल्गी को देगा शेल्टर, रहने के लिए जगह, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन कराएगा, और क्या, मिनरल्स ला के देगा, और क्या, थैलस बनाएगा, और क्या, अटैच करके रखेगा सबस्ट्रेटम से, अटैच विद सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से जोड़कर रखने का काम भी फंजाई करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे फंजाई जो है एक मास्टर की तरह काम करता है और एल्गी एक स्लेव की तरह काम करते हैं, और इस तरीके की रिलेशनशिप को आप हेलोटिज्म बोलते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, बट हाँ ठीक है। लाइकन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंडिकेटर्स हैं पॉल्यूशन के, क्योंकि ये SO2 रिच इन्वायरमेंट में नहीं ग्रो कर सकते। जहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट गैस है, जिस एनवायरनमेंट में SO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ लाइकन नहीं दिख पाएगी। तो अगर आपको किसी जगह लाइकन उगती हुई दिख रही है तो समझ जाना कि वहाँ एनवायरनमेंट साफ़ है, आप वहाँ अच्छे से सांस ले सकते हो, आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था, माइकोराइज़ा एंड लाइकन। सिर्फ इतना ही जानना है और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। जो आएगा कभी बाद में, जो माइक्रोब्स इन ह्यूलर में थोड़ा सा आता है उसको वहीं पे समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो फंजाई वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो फंजाई वाला पार्ट है वो समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है, वो लेक्चर पसंद आया तो बेटा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, ठीक है। तो बेटा हम मिलते हैं अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू।